हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे अपने टर्म 1 के लिए। मैं हूं कृतार्थ नीलकानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज एक ऑलरेडी वीडियो था जो आप लोग को बहुत पसंद आया, जो आज से 2 साल पहले मैंने अपलोड किया था। उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट आप सभी ने दिखाया। तो देखिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज उस टाइम पे केवल 18-20 मार्क्स का वेटेज होता था, बट नाउ आपका 40 मार्क्स का टोटल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैंने आपके पूरे सैंपल पेपर को एनालाइज करके ही ये वीडियो बनाया है, तो इसे एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। और मैं अपनी बात करूं तो मैं 2019-20 का हूँ। आई एम द मोस्ट रिसेंट जिसने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे एंड आई गॉट 98.2% इन माई क्लास 12th। एंड तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है गाइज। क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के हर एक पैरा से, हर एक लाइन से, मतलब जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से इजी भी, डिफिकल्ट भी, मॉडरेट भी, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपको क्लास 12th जो आपका पेपर होगा नेक्स्ट मंथ, उसमें आपको फॉर श्योर हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो आप सुनते होंगे पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बहुत कॉमन टर्म है। आपको बताना है पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ठीक है। योर ऑप्शंस आर ए ग्रॉस इनकम, बी एवरेज इनकम, सी नेट इनकम या डी नॉन। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बी एवरेज इनकम, ठीक है। इट रेफर्स टू द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ ईयर। तो देखो, इसका मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति आय, एवरेज ऑफ अ पर पर्सन इनकम। लाइक इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में एक ईयर में, इंडिया में कितने सारे लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या थी, ठीक है। तो वो एवरेज होता है पूरी टोटल इनकम का एवरेज, जितना एक व्यक्ति कमा रहा है, प्रति व्यक्ति आय से हम हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली कॉज्ड बाय, ठीक है। तो देखो, ये चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आने वाले कुछ दिनों में मैं इसका एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगा। बट फॉर नाउ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, जब यानी हमारे पास कॉलोनियल रूल था हमारी कंट्री में, तो जो एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन था, मतलब ना ग्रोथ हो रही थी ना कुछ हो रहा था, बिल्कुल स्टैग्नेंट, बिल्कुल लो प्रोडक्टिविटी थी। वो उसका मुख्य कारण क्या था, मतलब व्हाट वाज द मेन कॉज फॉर इट। योर ऑप्शंस आर ए इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, बी इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, सी एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज या डी लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो देखो यार, ए बी सी वी ऑल नो, कोलोनियलिज्म से हमारी कंट्री बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है। तो उन्होंने ना टेक्नोलॉजी में अच्छा इन्वेस्ट किया, ना नीदर दे इन्वेस्टेड इन आवर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो, उस टाइम पे कॉलोनियल रूल की हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग लैंड सेटलमेंट सिस्टम होते थे, लाइक जमींदारी सिस्टम, जिसमें खेती तो किसान करेगा, जो कल्टीवेटर्स हैं वो खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, बट जो सारा प्रॉफिट होता था वो जमींदार को चले जाता था और जमींदार उसे दे देता था स्टेट को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये जमींदारी सिस्टम अलग अलग तरह के थे, रैयतवारी, महलवारी, ये दीज ऑल आर टाइप ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो जो स्टैग्नेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में, इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ सच लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चार ऑप्शन हैं, आपको गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और आंसर में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है लैंड होल्डिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आर फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड मींस बटा हुआ, अलग अलग, मतलब डिवाइडेड। एंड बी ऑप्शन इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टैग्नेंट एंड अंडर डेवलप्ड, विच यू ऑल नो कि मतलब हमारी इकोनॉमी जब हमें आजादी मिली थी बहुत स्टैग्नेंट थी, ग्रोथ बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ब्रिटिशर सब लूट के गए थे, तो और अंडर डेवलप्ड थी, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था उसमें। सी ऑप्शन है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, which is also true because we know around 70 to 85% of our population was working in this agriculture sector। तो ऑप्शन सी भी सही है। डी ऑप्शन आता है मसलिन इज अ टाइप ऑफ सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम बंगाल। ध्यान रखिएगा, मसलिन इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क टेक्सटाइल, इट इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। देखो, इस वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे मिलेंगे, ठीक है। तो यू नीड नॉट गो एनीवेयर एल्स, जस्ट फॉलो दिस वीडियो, ओके। एल्स उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप एक बार चैप्टर पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक है, आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको फिल करना है, ठीक है। तो आपको बताना है डैश पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आपको बताना है कि ब्रिटेन की किस तरह की पॉलिसीज थी जिससे हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो था उस टाइम पर बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ, इट वाज अफेक्टेड एडवर्सली। सो योर ऑप्शंस आर ए लिबरल, आई मीन बहुत सबको फ्री परमिशन देना कि यार ट्रेड करो, आओ जाओ वाली बात। बी इफेक्टिव, बहुत असरदार, सी रेस्ट्रिक्टिव या डी प्लान।
सो द करेक्ट आंसर यू ऑल माइट बी नोइंग इज ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्टिव। तो ब्रिटेन की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, मतलब वो केवल अपने आप के साथ ही ट्रेड करवाते थे, मतलब अगर इंडिया को कोई भी गुड्स चाहिए तो ब्रिटेन से भेजेंगे, कोई दूसरी कंट्री ट्रेड भी नहीं कर सकती इंडिया के साथ, तो मोनोपोली थी ब्रिटेन की। तो फोर्थ क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट मेड एन अटेम्प्ट टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। देखिए जब कॉलोनियल पीरियड था, जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के जिन्होंने कोशिश करी कि इंडिया की नेशनल इनकम हो और पर कैपिटा इनकम जो है उसे कैलकुलेट किया जाए। तो आपको बताने कि इनमें से वो कौन थे। कुछ नोटेबल नाम है, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में भी। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है ए विलियम दिग्बी, बी दादा भाई नाउरोजी, सी वी के आर वी राव, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ये जितने लोगों के आप नाम देख रहे हो, इन्होंने अटेम्प्ट किया था कि हम इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। इनके साथ साथ कुछ और नाम भी थे, लाइक फिंडले शिवराज एंड आरसी देसाई। ये भी कुछ लोग थे जिन्होंने ट्राई किया कि इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाए। और मैं आपको बताऊं तो वीकेआरवी राव जो थे, इनका एस्टिमेट सबसे सटीक माना जाता है, मतलब आई मीन हिज कंट्रीब्यूशन वाज वेरी सिग्निफिकेंट। जो उन्होंने एस्टिमेट किया वो उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा करेक्ट था, मतलब नियर टू करेक्ट। ठीक है, तो 6 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन एंड रीजन बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, डरने की जरूरत नहीं है इनसे, बिकॉज असर्शन सिंपल स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और रीजन मतलब एक रीजन उसका दिया होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में कि क्या असर्शन सही है, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके इसे बनाया गया है। लाइक असर्शन आपसे पूछेगा कि एक स्टेटमेंट देगा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा एक ठहराव था, देयर वाज स्टैग्नेशन, नो ग्रोथ। फिर रीजन देगा एक स्टेटमेंट अगेन कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उसमें इन्वेस्टमेंट की कमी थी इन द फील्ड्स ऑफ टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, इन चीजों में इन्वेस्टमेंट की कमी थी। फिर आपसे बोलेगा कि क्या जो स्टेटमेंट है वो सही है, और क्या वो रीजन भी जो दिया है वो सही है, और क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फॉर एग्जाम्पल असर्शन आपका दिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर में एक स्टैग्नेशन था, एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं था। तो अब आप रीजन देखो, रीजन अगेन एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ ही दिया है, वो उसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है, कि उसमें ये नहीं बताया गया रीजन में कि क्यों था आपका स्टेग्नेशन। अगर रीजन में दिया होता कि आपका ड्यू टू लैंड सेटलमेंट सिस्टम, तो आपका होता कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट अगेन आपको रीजन में एक स्टेटमेंट दे दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा आंसर बी। दोनों असर्शन और रीजन तो सही है, गलती नहीं है दोनों में, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर यहाँ पर लैंड सेटलमेंट सिस्टम आर में होता तो आप लगाते कि हाँ आर और ए दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को असर्शन एंड रीजन क्लियर हुआ हो। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को असर्शन एंड रीजन पे बेस मिलेंगे, बिकॉज आपके जो बोर्ड्स होंगे उसमें भी क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द स्टेट्स विटनेस डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। देखो ब्रिटिश रूल में रीजनल वेरिएशन भी बहुत ज्यादा था, कुछ ऐसे रीजन्स थे जहां मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे, बट कुछ ऐसे भी थे लाइक जो अच्छे अच्छे सिटीज थे ब्रिटेन ने डेवलप किए थे ना। आपको पता होगा प्रेसिडेंसीज, अगर आपने पढ़ा हो जूनियर क्लासेस में होता था कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, मतलब वो ब्रिटेन ने बहुत डेवलप किए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वहां उनके मेन सेंटर्स होते थे। तो आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट्स थे जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एंगेज्ड वर्कफोर्स थी उसमें डिक्लाइन आया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश। सी, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु यहाँ ब्रिटेन के इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स हुआ करते, तो यहाँ के जो लोग भी थे दे वर नॉट मच इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। वो ब्रिटेन ब्रिटेन की आर्मी में कोई सैनिक था, कोई ब्रिटेन की एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क था, मतलब इस तरह की जॉब कर रहे थे। ठीक है, तो डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे था इन स्टेट्स में बहुत कम था, यानी डिक्लाइन इन्होंने विटनेस किया। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है आपके पास, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कौन सी सही है एंड कौन सी गलत है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है द मोटिव ऑफ ब्रिटिश टू डी इंडस्ट्रियलाइज, यानी मतलब इंडिया में इंडस्ट्रीज को मतलब सेटअप ना होने देना, कि कम से कम हो, मतलब हमारे लेवल तक ना पहुंच जाए, इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं होने दिया जाता था ब्रिटिश काल में भी। तो द मोटिव ऑफ ब्रिटिश टू डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया वाज फर्स्ट टू रिड्यूस स्टेटस ऑफ इंडिया एज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिटेन्स इंडस्ट्री एंड सेकंड टू टर्न इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर फिनिश्ड ब्रिटिश गुड्स। कि पहला मोटिव उनका ये था कि हम इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल्स है हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाएंगे अपनी कंट्री में, और इंडिया को हम एक्सपोर्टर बना देंगे, मतलब इंडिया से हम एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल। और दूसरा ये था कि हम इंडिया में अपने जो प्रोसेस्ड गुड्स होंगे, फॉर एग्जांपल वुल यहाँ से ले गए, रॉ वुल वहां मशीन में प्रोसेस किया और वुलन क्लॉथ बनाया, उसे हम इंडिया की मार्केट में बेचेंगे। तो इंडिया को मार्केट बनाना सेकंड मोटिव था। यही कारण थे कि उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना प्रमोट नहीं होने दिया।
वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटिव्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आपसे कह रहे हैं दे हैव अ मेनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री व्हिच हेल्प टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो क्वेश्चन अब बहुत सिंपल बन चुका है, इसमें द करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, दे हैव अ मेनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ये गलत है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बहुत बाद तक नहीं थी हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज आपको आप ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द ओवरऑल लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश वाज लेस देन। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था भारत का एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, मतलब कॉलोनियल रूल की हम बात करें तो वो कितने, मतलब वाज लेस देन हाउ मच परसेंट। ठीक है, योर ऑप्शंस आर ए 16%, बी 12%, सी 8% या डी 10%। ठीक है, तो योर ऑप्शंस में करेक्ट आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 16%। अब देखो यार, आई नो आप मतलब बहुत सारे दूसरे हेल्प बुक्स वगैरह भी रेफर करते हैं इकोनॉमिक्स के बच्चे, तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि देखो ये आपका जितने भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ना, एनसीईआरटी क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप चाहो तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कुछ साइट भी है, वहां जाके आप इस साल का एडिशन चेक कर सकते हो। वहां पर एनसीईआरटी में जो होता है ना, आपको आप इस बार का सैंपल पेपर भी उठा के देख लीजिए, बहुत सारे जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस आप देखोगे डायरेक्ट बुक से लिए गए, स्टेटमेंट भी वही है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से पूछेगा, डायरेक्ट इन द सेंस कि थोड़ा घुमा के टर्न अराउंड करेगा, बट होंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये जो डेटा मैंने लिया है, मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिया है। बहुत सारी हेल्प बुक्स होंगी वो आपको डेटा 14% दे रही होंगी कि लिटरेसी रेट 14% था, वो गलत नहीं है, बट वो एक्चुअली हो सकता है वो किसी और दूसरे टाइम पीरियड की बात करें। सोर्सेज का मैटर करता है ना, किस सोर्स पे वो बेस्ड है, बट मेरा सोर्स एनसीईआरटी, तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि एनसीईआरटी को फॉलो करो। और जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था ब्रिटिश काल में यानी कॉलोनियल पीरियड में, इट वाज लेस देन 16%। ठीक है, और फीमेल लिटरेसी लेवल की बात करें तो इट वाज 7%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। ठीक है, असर्शन स्टेटमेंट आपको दी है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड देयर वाज इंक्रीज इन शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन ओडिशा राजस्थान एंड पंजाब। तो कॉलोनियल पीरियड में व्हेन वी वर गुलाम ऑफ ब्रिटिश, तो ओडिशा राजस्थान और पंजाब में एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये एसेशन कह रहा है आपका। रीजन बोल रहा है कि कॉलोनियल पीरियड में जो तमिलनाडु, केरल, बॉम्बे, कोलकाता ये स्टेट्स थे, इनमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जो लोगों का मतलब एक तरह से प्रोपोर्शन था उसमें इंक्रीज आया, ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही होगा, जो कह रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो खुद सोच के देखो एक बार कि रीजन जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, सोचना आपको है। बी ऑप्शन कह रहा है कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। सी कह रहा है कि असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ठीक है, और डी कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इज ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, असर्शन और रीजन मतलब स्टेटमेंट काइंड ऑफ ही है कि आपको पहले स्टेटमेंट दिया था, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पर रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है, वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, वो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, है ट्रू। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन वाज द स्वेज कैनाल इनॉग्रेटेड। तो आपको बताना है स्वेज कैनाल कब इनॉग्रेट की गई थी। योर ऑप्शंस आर ए 1868, बी 1869, सी 1865 या डी नन ऑफ द अबव। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1869। ध्यान रखना है स्वेज कैनाल जो थी इट स्टार्टेड इन द ईयर 1869 या इट वाज बिल्ट इन 1869। और हाँ ध्यान रखो, मे बी शायद नहीं आई ये, बट आपको बता दूं कि इट कनेक्ट्स पोर्ट सेट विद गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, तो पोर्ट सेट को गल्फ ऑफ सुएज से कनेक्ट करता है, ये चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। ठीक है, असर्शन एंड रीजन अगेन आपको दिया है। असर्शन कह रहा है कि कॉलोनियल रूल जब इंडिया में था उससे पहले इंडिया विश्व भर में अपनी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था। कि प्रायर टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिश नहीं आए थे, इंडिया वाज नोन वर्ल्ड वाइड मतलब फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, इतनी बात। रीजन आपसे कह रहा है कि जो हैंडीक्राफ्ट थी वर्ल्ड वाइड मार्केट में इसलिए इनकी ज्यादा रेप्यूटेशन थी बिकॉज ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटीरियल। जो मटीरियल था बहुत फाइन क्वालिटी का, बहुत स्मूथ क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता था, और जो क्राफ्टमैनशिप थी कि जिस तरह से बुनाई करी जाती थी, सिलाई करी जाती थी, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का होता था। ठीक है, अब आपको बताने हैं ऑप्शन से कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन, या बी असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, या सी असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, या डी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो देखो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। ठीक है, और रीजन आप अच्छे से पढ़ो,
बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन में कह रहा है कि जो कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया जो था वो जाना जाता था अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। रीजन आपको करेक्टली दिया हुआ है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्योंकि भाई देखो जो मटेरियल था क्वालिटी का बहुत अच्छा यूज किया जाता था और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप था कि बहुत अच्छे से सिलाई बुनाई की जाती थी। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 है डैश इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू सेकंड डिसाइसिव स्टेज। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आपको पता होना चाहिए। तो देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है कि कोई भी सोसाइटी हो या कोई भी कंट्री हो, वो अलग अलग फेसेस में उसकी पॉपुलेशन ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांजिशन होता है उसका। ठीक है, फर्स्ट फेज होता है जिसमें कंट्री की जो बर्थ रेट होती है और जो डेथ रेट होती है दोनों बहुत हाई होते हैं। ठीक है, कि अगर कोई बहुत ज्यादा बर्थ भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, ये फेज वन में होता है। फिर धीरे धीरे वो ट्रांजिशन करती है सेकंड फेज में, दूसरे फेज में आती है जिसमें क्या होता है बर्थ रेट तो हाई रहता है पर जो डेथ रेट होता है वो धीरे धीरे कम होता है। और जिसका थर्ड फेज होता है उसमें क्या होता है कि बर्थ रेट और जो डेथ रेट है दोनों डिक्लाइन होते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें बात की जा रही है कि डैश इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू सेकंड डिसाइसिव स्टेज, तो इंडिया में वो कौन सा साल था जिसके बाद हम फर्स्ट से सेकंड स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की चले गए। ठीक है, फेसेस कह लो या स्टेज कह लो, बात वही है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1921, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैंने लिखा भी है कि 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, जो फर्स्ट फेज भी आप कह सकते हो। उसके बाद हमारी कंट्री में बर्थ रेट तो हाई रहा बट जो डेथ रेट था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। ठीक है, आप बहुत सारी बुक्स में पढ़े होंगे इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा गया है। तो चाहे इस तरह से क्वेश्चन पूछे या आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इट मींस द सेम, आपको 1921 लिखना है। क्वेश्चन 14 पे आते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। ठीक है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू अगेन आपको दी है। स्टेटमेंट वन कह रहा है फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वाज कॉल्ड मलमल एंड इट वाज वॉर्न बाय रॉयल्टी, मतलब जो रिच क्लास के लोग होते थे चाहे राजा वगैरह हो वो उसको पहना करते थे। ठीक है, फाइन वेराइटी ऑफ मसलिन, मसलिन मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट टू कह रहा है बर्नियर डिस्क्राइब बंगाल रिचर देन इजिप्ट। अब देखो यार आसान सी बात है कि आपने अगर बॉक्सेस पढ़े हैं एनसीईआरटी के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप इसे आसानी से कर लोगे। ठीक है, और मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड हर पार्ट से करें चैप्टर के, आपको कोई भी ऐसा पैराग्राफ नहीं मिलेगा जहां से इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं है आपका। हर मैंने पूरी कोशिश करी कि हर पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाया जाए और अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरे पूरे चांसेस भी हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बर्नियर एक 17th सेंचुरी ट्रेवलर थे जो बाहर से इंडिया में आए थे। उन्होंने बंगाल को, जो उस टाइम का बंगाल था, उसे इजिप्ट से भी ज्यादा रिच बताया था, रिच इन सॉइल, रिच इन कल्चर, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज मैच द फॉलोइंग। कॉलम वन को आपको कॉलम टू के साथ मैच करना है। फर्स्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया आया आपका 1854 में। ठीक है, और 1850 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था, 1853 में पहली ट्रेन चली थी, ये डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। टाटा एयरलाइंस एस्टेब्लिश हुई आपकी 1932 में। पोवर्टी एंड फेमाइन्स ये एक बुक है जो अमर्त्य सेन ने लिखी थी, और ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में साइड में जो बॉक्सेस बने होते हैं मैंने वहां से लिए हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी 32 ईयर्स, मतलब ऑन एन एवरेज कोई व्यक्ति 32 ईयर्स तक जीता था ड्यू टू लो हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। आज वो 69 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1881 में हुआ कंडक्ट, और उसके बाद हर 10 साल में ये कंडक्ट होता है। और आंसर की बात करूं तो फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का बी एंड फिफ्थ का डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन 16 है व्हाट वाज द परसेंट ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम इन अ ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था यानी 1930s 20s इस टाइम का पीरियड, तो उसमें जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी यानी पर पर्सन इनकम या प्रति व्यक्ति आय जैसे हम कहें, तो उसमें कितना परसेंट ग्रोथ होता था जो रिकॉर्ड किया गया था। हमारे जो हमने पढ़े ना दादा भाई नाउरोजी, वीके, आरवी राव, इन सब ने एक अटेम्प्ट किया था कि पर कैपिटा इनकम वगैरह को भी स्टडी किया जाए, तो उनका एस्टिमेट आपको बताना है। योर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 0.5%। तो 0.5% का ग्रोथ होता था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम की इकोनॉमी कितनी मतलब डाउन लेवल पे थी। Question number 17. Identify the incorrect statement about India's agriculture under colonial rule. So the first is about 85% of country's population lived in villages and depended on agriculture, की देश की 85% जो population थी वो villages में रहती थी और agriculture पे dependent थी।
अंडर कॉलोनियल रूल। बी कह रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो थी। सी कह रहा है कि स्टैग्नेशन जो एग्रीकल्चर में था इट वाज बिकॉज ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाइक जमींदारी सिस्टम। डी कह रहा है कि अंडर जमींदारी सिस्टम प्रॉफिट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द कल्टीवेटर्स इंस्टेड ऑफ जमींदार्स। तो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि इसमें जो यहाँ पर आपको घुमाया गया है ना, वो यहाँ पर घुमाया गया है कि जो प्रॉफिट था एग्रीकल्चर सेक्टर का इट वेंट टू कल्टीवेटर्स। सी दिस इज नॉट करेक्ट। जो प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो जमींदार्स के पास जाता था और जमींदार्स फर्दर उसे ब्रिटेन को दे देते थे, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। सो जो कल्टीवेटर्स ने उन्हें कुछ नहीं मिलता था। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर करेक्ट होता कि टू द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। सो आई होप आप लोगों को 17 क्लियर हो। आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा है कि प्रॉफिट्स वेंट टू जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स एंड दे मेड नो अटेम्प्ट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 है टिस्को वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो आपको इसमें टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है। टिस्को का मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कुछ उन इंडस्ट्रीज में थी जो कॉलोनियल पीरियड में एस्टेब्लिश हुई थी। आपको बताना है किस वर्ष में जाके इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1907। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड इट वाज फाउंडेड एट जमशेदपुर इन झारखंड, ठीक है। तो 19 में क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आप लोगों को दी है। आप लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है। सिंपल सी बात, अगर आप लोगों को स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 थोड़ा कंफ्यूजन है तो सिंपल सी बात बताऊं तो इन क्वेश्चंस में केवल ट्रू फॉल्स दिमाग में रख के जाइएगा, ठीक है। तो फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स आपको करेक्ट वन बताना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट लेट जमींदार टू अडॉप्ट एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड। जो कि हमने लास्ट टाइम में बात करी थी कि देखो जमींदार भी मजबूर होता था। वो भी कुछ टर्म्स ऐसे होते थे सेटलमेंट, जो रेवेन्यू सेटलमेंट थे कि अगर आपने कल शाम तक ये रेवेन्यू नहीं दिया किसानों से लेकर जो कल्टीवेटर्स हैं तो आपकी जमींदारी भी चली जाएगी। तो इससे क्या होता था कि जमींदार और एक्सप्लॉयटेटिव हो गया था, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका ये कह रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि गुड इरिगेशन फैसिलिटीज हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कंट्रीब्यूटेड टू हाई लेवल प्रोडक्टिविटी इन कॉलोनियल पीरियड। तो क्या ऐसा हुआ था कि जो अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज थी, फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई कॉलोनियल पीरियड में? आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि नहीं हुई थी। एंड सो हियर वी कम टू द आंसर। आंसर होगा सी। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स का यूज भी नहीं हो रहा था, तो इससे प्रोडक्टिविटी नहीं होने के कारण प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। Question number 20. High yield of cash crops in some parts was due to, your options are A. Development of farming methods, B. High use of mechanized means and irrigation, C. Commercialization of agriculture, या D. None. देखो इसमें ये पूछा गया है कि जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर था तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जहां पर कैश क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जिनसे मतलब आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल काजू काजू हो गया आपका, या रबर हो गया, या जूट हो गया, मतलब कॉफी, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो इट वाज ड्यू टू, आपको बताने क्यों था ऐसा। तो इट वाज इट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग मेथड्स, जो ऑप्शन ए कह रहा है, बी हाई यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मींस एंड इरिगेशन, सी कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या डी नन। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि आप एग्रीकल्चर को इस उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, करवा रहे हो लोगों से कि हमें पैसा बनाना है, कि हम केवल चलो वीट और राइस उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता तो हम इसे नहीं उगाएंगे, भले ही किसान मतलब उन्हें भूखे मर जाए या फेमाइन आ जाए, कुछ भी हो जाए, ड्राउट आ जाए, डजेंट मैटर। तो हम क्या करेंगे, हमें तो बस कॉमर्शियलाइजेशन करना है, हमें तो बस पैसा कमाना है, तो वी विल ग्रो ओनली दोज क्रॉप्स जो हमें पैसा देगा। तो जो कैश क्रॉप्स की हाई प्रोडक्शन भी था इट वाज ड्यू टू दिस कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन 21 है अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड। तो असर्शन या स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कॉटन एंड जूट मिल्स, यानी कॉटन जो मिल्स थी दे वर सेटअप इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, मैंने रिस्पेक्टिवली लगाया, ध्यान रखिएगा, एंड जूट मिल्स वर सेटअप इन बंगाल। ये आपसे असर्शन या स्टेटमेंट कह रहा है। रीजन आपको दिया है शुगर सीमेंट पेपर इंडस्ट्रीज इन इंडिया केम आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। देखो करेक्टली ये आसानी से पता चल जा रहा है कि रीजन जो है वो असर्शन का कहीं से कहीं तक एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कि मतलब जो रीजन है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, ये तो नहीं होगा। बी असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, या सी असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, या डी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका करेक्ट आंसर आपका डी ही होगा, बिकॉज ये दोनों अगेन स्टेटमेंट है। रीजन जो है वो आप समझ सकते हो, अरे वो स्टेटमेंट को कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे स्टेटमेंट बात की गई थी कि सेकंड हाफ जो था 19th सेंचुरी का उसमें कॉटन मिल्स जो थी वो गुजरात में आई और महाराष्ट्र में आई, और जो जूट मिल्स थी दे वर सेटअप इन बंगाल, और रीजन जो है वो अलग स्टेटमेंट बोल रहा है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Question 22. Dash goods industry are those which can produce machine tools which are used for producing articles for current consumption.
ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है जो इसमें आपको बात की जा रही है। योर ऑप्शंस आर ए कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, बी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, सी इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री या डी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडस्ट्री। तो देखो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बात करूं तो देखो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो इस तरह के इक्विपमेंट्स को बनाती हैं जो कि आपका हेल्प करते हैं फर्दर प्रोडक्शन में। जैसे आपका एक ब्रेड बनाने की मशीन हो, तो कोई ए कंपनी है, ए कंपनी आपकी ब्रेड बनाने की मशीन बनाती है, ठीक है, तो इट इज अ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि जो वो ब्रेड बनाने की मशीन है उससे आपका ब्रेड बनेगा, यानी अनदर प्रोडक्ट आपका बनेगा उससे। ठीक है, तो ब्रेड बनाने की मशीन और वो अगेन फिर सेल होगी। तो ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती है जो मतलब मशीन टूल्स बनाती हैं विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजम्पशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन 23 फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। तो स्टेटमेंट वन आपसे कह रहा है कि इंडिया बिकेम एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड वुलन क्लोथ्स एंड लाइट मशीनरीज फ्रॉम ब्रिटेन, कि इंडिया मंगाता था ब्रिटेन से फिनिश्ड वुलन क्लोथ्स एंड मशीनरी, लाइट मशीनरी। स्टेटमेंट टू कह रहा है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, कि जो सुएज कैनाल का ओपनिंग हुई, जो इनॉग्रेशन हुआ 1869 में, उससे ब्रिटेन का कंट्रोल इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो आपको बताना है क्या ये कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत है। पहला कह रहा है कि स्टेटमेंट टू सही है, फर्स्ट गलत है, या दोनों गलत हैं, या फिर स्टेटमेंट पहली सही है दूसरी गलत है, या फिर दोनों ट्रू हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन 24 पे आते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। ठीक है, असर्शन एंड रीजन अगेन। असर्शन दिया है कि इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, कि हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट किया। एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब आप बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा अपनी कंट्री के रॉ मटेरियल को बाहर भेज रहे थे सरप्लस में, मोर देन इंपोर्ट्स। बट दिस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी, पर इससे हमारी कंट्री को नुकसान हो रहा था, और वो इसलिए हो रहा था बिकॉज वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। और रीजन कह रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स वर स्कार्सली अवेलेबल, कि जो डोमेस्टिक मार्केट होती थी इंडिया की, देखो एक्सपोर्ट सरप्लस तो इतना ज्यादा है कि हम बहुत ज्यादा बाहर बेच रहे हैं, चीजों को भेज रहे हैं, पर उससे क्या हो रहा था कि इंडिया की जो मतलब डोमेस्टिक मार्केट थी उसमें एसेंशियल कमोडिटीज लाइक खाने के लिए चावल नहीं था। एसेंशियल कमोडिटीज वर नॉट देयर इन द डोमेस्टिक मार्केट। और एक्सपोर्ट सरप्लस जो था, भले ही वो बहुत लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था, बट इट वाज बेनिफिटिंग द ब्रिटिश। इट वाज, आप देख सकते हो लिखा है, इट वाज यूज्ड टू मेक द पेमेंट्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंसेस। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा, इसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। देखो रीजन जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ए में बोला गया था दिस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी, और रीजन बता रहे हैं क्योंकि देखो एक्सपोर्ट सरप्लस जो था इट वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंस। Question 25 है occupational structure refers to dash. Again fill in the blank question. Your options are A size of labor force in a country, B number of people living in a country, C distribution of workforce among different sectors of an economy, या D nature of different occupations. तो देखो बहुत सिंपल है, occupational structure का मतलब क्या होता है ना, कि जितनी आपकी वर्कफोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर्स में। लाइक अगर मैं बात करूँ तो कितने सारे लोग प्राइमरी में इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर जिसमें आता है, कितने लोग सेकेंडरी यानी जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह फैक्ट्री वगैरह आती है उसमें इन्वॉल्व है, कितने लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमें ये सब चीजें बता दे कि जो वर्क फोर्स है किसी भी कंट्री की वो किस तरह से बटी हुई है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, अगेंस्ट दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि जो रेलवेज था उसके आने से क्या हुआ कि नाउ पीपल वर एबल टू अंडरटेक लॉन्ग जर्नीज, मतलब बहुत लंबी लंबी जर्नीज लोग ट्रेवल करने लगे। और ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो पहले होता था कि इस डेस्टिनेशन पे हम नहीं पहुंच सकते इतनी इस मतलब इतनी जल्दी, वो ब्रेक हुआ, मतलब अब लोग 6 घंटे में यहाँ से बी लोकेशन पे पहुंचने लगे। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि रेलवे के आने से इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, कि जिन जिन पार्ट्स में पहले रेलवेज नहीं थी वहां क्या था कि वहां के विलेजेस में लोग आराम से मतलब ठीक ठाक जीवन जी रहे थे, उनके पास खाने के लिए वीट राइस होता था, वो अपनी खेती करते थे राइस वीट की। बट जब ये रेलवेज इंडिया के डिफरेंट रीजन में जाने लगी उससे क्या हुआ कि कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ गया इंडियन विलेजेस का, कि ब्रिटिश ऑफिसर्स वहां पर आए, उन्होंने कहा कि नहीं अब से आप वीट और राइस नहीं उगाओगे, अब से तुम लोग उगाओगे आपका रबर, या आपका मतलब जितने प्रॉफिटेबल क्रॉप्स होती है, जूट उगाओगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टोबैको उगाओगे। तो ये स्टेटमेंट टू कह रहा है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये देखो एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है अगेन। द करेक्ट आंसर इज डी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। रेलवेज की ये दो पॉइंट्स हैं कि एक तरफ तो रेलवे ने मतलब इनेबल किया कि हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकें, और दूसरी ओर रेलवे ने इंडियन विलेजेस का कॉमर्शियलाइजेशन भी किया, जिससे क्या हुआ कि सेल्फ सफिशिएंसी जो थी इंडियन विलेजेस की वो एडवर्सली इफेक्ट हुई।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने लेसन 1 इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के सभी क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे आप लोग देख भी सकते हो, एक बार चैप्टर रीड कीजिएगा। मैंने कोई भी ऐसा पैराग्राफ नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा जहां से आपके क्वेश्चंस ना हो। ठीक है, तो एक सेंस में अगर आपका पूरा चैप्टर की समरी भी यहाँ पर आपकी कवर अप हो गई होगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो इससे बाहर आई कैन से कि 98 to 99% आपका नहीं आएगा। ठीक है, कि ये मैं 2019-20 सेशन में जब वीडियो बनाया तब भी कहा करता था, एंड लोगों ने कमेंट किया था, मुझे मेल्स बहुत सारे आए पेपर देने के बाद बच्चों के कि आपने जो इंडियन इकोनॉमी में खासकर, क्योंकि मैक्रो में थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा मतलब करंट से भी घुमा के पूछा जाता है, मैं आप सबको उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो मुझे मेल्स भी आए थे कि इंडियन इकोनॉमी में खासकर बाहर नहीं आया मेरे वीडियो से। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और हाँ, नीचे कमेंट करके आप सभी लोग अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि आपने 26 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।